बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकना मुश्किल है। पूर्व अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने यह बयान दिया है। यूक्रेन जंग का नतीजा निकल पाना नामुमकिन है, यह कहा गया उनकी तरफ से। अंतहीन युद्ध में फंसे रूस और यूक्रेन, यह कहा गया है मार्क मिली की तरफ से। तो रूस वर्सेस यूक्रेन की ये लड़ाई जो अंतहीन नजर आ रही है, ये जंग अंतहीन है, इसीलिए हम कह रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जंग क्या कभी थमेगी नहीं। ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सिलसिला अंतहीन नजर आ रहा है। और इससे जुड़ी जो अहम जानकारी है वो आपको दे दें। यूक्रेन का युद्ध अब ड्रॉ की स्थिति में है, यानी ना कोई जीतेगा ना हारेगा। रूस के अपने टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, अब सिर्फ समझौते से ही समाधान के आसार हैं। रूस अभी भी बातचीत के लिए तैयार है नहीं। रूसी सेना वापस लौटे तभी ये जंग रुकेगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। रूस या यूक्रेन कोई भी समझना नहीं चाहता एक दूसरे पर। ये हमले इसलिए ऐसे ही चलते रहेंगे। कुछ अभूतपूर्व अप्रत्याशित हो तभी इस युद्ध का नतीजा निकलेगा। ये जनरल मार्क मिली की तरफ से कहा गया है, जो कि पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इसीलिए रूस यूक्रेन की ये जंग अंतहीन होती नजर आ रही है उनके हिसाब से। और देखिए, युद्ध पर पूर्व अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने एक बड़ी चिंता भी जताई है। बातचीत से भी समाधान आसान नहीं है। पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुतिन क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तमाम बातें मार्क मिली की तरफ से कही गई हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन का जो रुख है यूक्रेन के साथ जंग को लेकर, जो रूस आक्रामक नजर आ रहा है, वो कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बात की भी आशंका जताई गई है। यानी एक तरफ ये युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा, बातचीत से हल निकलने की भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस बात का जिक्र मार्क मिली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध बेनतीजा क्यों, इसकी 5 बड़ी वजहें निकलकर सामने आती हैं। पहली वजह, पुतिन को प्लान के मुताबिक कामयाबी नहीं हासिल हुई है, और यह तो हम सब देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अभी भी अपनी जिद पर पूरी तरह से कायम है। बाइडेन ने अपनी साख का सवाल बना लिया है इस जंग को, और यूक्रेन की लगातार अमेरिका मदद कर रहा है। पश्चिमी मदद से रूस की चुनौती बढ़ी है, यह हकीकत है। यूक्रेन को पलटवार सफल होने की उम्मीद है, और यही वजह है कि यूक्रेन भी मैदाने जंग में पूरी तरह से डटा हुआ है, कर रहा है रूस जैसे मजबूत देश का सामना अमेरिका और नेटो कंट्रीज की मदद से। यूरोप में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की 3 दिशाओं से घेराबंदी कर दी है। 1941 में जिस तरह हिटलर की सेना ने रूस पर घेरा डाला था, उसी रणनीति पर रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध अब से करीब 80 साल पुरानी नीति की तरफ लौट चुका है। पुतिन ने हिटलर की रणनीति को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन युद्ध में फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया है। रूस ने दूसरे दिन वोल्चांस्क पर फैब 3000 बम से हमला किया। रूस ने 20 जून को खार्किव के लिपित्स्क क्षेत्र पर फैब 3000 से हमला किया था। इस हमले में यूक्रेन के 1700 सैनिक मारे गए थे। पुतिन ने अब युद्ध में ज्यादा तीव्रता वाले विनाशक बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और यह कीव पर दबाव बनाने की रणनीति है।
रूसी जमीन पर बढ़ते यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन ने भी युद्ध का विस्तार कर दिया है। अब सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही रूस के हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूस ने हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने बीती रात पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल हमले किए। इन मिसाइलों का टारगेट लवीव के हथियार गोदाम बने और लवीव के आसमान पर धुएं का ऊंचा गुबार नजर आने लगा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के वोलोदिमीर पर भी मिसाइलें बरसाईं। वोलोदिमीर में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान की रिपोर्ट है। इवानो-फ्रेंस्क में रूस ने बमबारी करके यूक्रेनी रसद इन्फेंट्री व्हीकल गोदाम को उड़ा दिया है। उज़होरोद और टेर्नोपिल में भी रूस ने जबरदस्त हमले करके यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृह नगर और ससुराल क्रीवी रीह पर भी रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने चासिव यार में हमला करके यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। इस बेस पर यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो प्रशिक्षक भी मौजूद थे। हमले में 32 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। 80 साल पुराना ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका है। पुतिन एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उसके लिए हथियार आपूर्ति पूरी हो चुकी है। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध का ऑपरेशन बारबरोसा यूक्रेन की जमीन पर उतार दिया है। पुतिन की सेना तीनों दिशाओं से यूक्रेन को घेरकर उसका दम घोंट रही है। पूर्वी दिशा से डोनेस्क, खार्किव, चेर्निहिव, पोल्टावा, सुमी और चासिव यार पर हमले हो रहे हैं। दक्षिण में क्रीवी रीह, ज़ेपोरिजिया, माइकोलेव और खेरसोन को तबाह किया जा रहा है। पश्चिम में लवीव, वोलोदिमीर, इवानो-फ्रेंस्क, उज़होरोद और टेर्नोपिल पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर तीन ओर से हमले ठीक उसी अंदाज में हो रहे हैं जैसे 22 जून 1941 को हिटलर की सेना ने रूस पर हमले शुरू किए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जंगी मोर्चा था और उसी तर्ज पर पुतिन ने भी मोर्चा खोला है। तो जब हम इतिहास की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है उसे समझने में और ज्यादा आसानी होती है, इसलिए रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। बड़ी खबर है, रूसी टैंक पर यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है। रूस के मॉडिफाइड टैंक का उड़ाया गया है एक तरह से मजाक। ये देखिए तस्वीरें, टैंक के वीडियो में बोले यूक्रेनी सैनिक 24 महीने में रूस ने मेटल बॉक्स बनाया। तो देखिए रूस का ये मॉडिफाइड टैंक और यूक्रेनी सैनिकों ने न सिर्फ इस पर कब्जा जमाया है बल्कि एक तरह से मजाक उड़ाने की भी कोशिश की है। यूक्रेनी सैनिकों ने इस मॉडिफाइड टैंक पर कब्जा किया। रूसी सेना ने ड्रोन हमलों से बचाव के लिए इसे मॉडिफाई किया है। ये मॉडिफाइड टैंक है और इसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के सैकड़ों टैंक तबाह किए हैं। यह हकीकत है। यूक्रेन ने बड़ी चोट यहां पर इस मोर्चे पर पहुंचाई है रशिया को। टैंक के लिए मॉडिफाइड मेटल बॉक्स तैयार किया गया है और रूस के T-62 टैंक को यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जे में लिया, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो हमने आपके सामने रखा। यूक्रेनी सेना का दावा क्या है? रूस की टैंक ब्रिगेड जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है, ये यूक्रेन की सेना दावा कर रही है। नए नए एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रूसी टैंक्स लगातार तबाह हो रहे हैं और इसी का जिक्र
ताजा वीडियो में किया गया है। तो यूक्रेन ने दरअसल वो कर दिया जिसकी कल्पना भी रूस ने नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर, रूसी सेना के हथियार खानों पर और रूस की तेल रिफाइनरीज में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन की सेना ने नाटो के नए हथियारों का इस्तेमाल करके एक ही रात में रूस को यह बहुत बड़ा सदमा दिया है। एक के बाद एक धमाके हुए, अंधेरे में आग का गुबार उठा और सिर्फ एक रात में रूस के 4 ऑयल डिपो खाक हो गए। यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ते रूसी टैंकों का पीछा किया, सटीक निशाना साधा और एक ही दिन में रूस के कम से कम 14 सबसे शक्तिशाली T-72 टैंक कम हो गए। खार्किव से आगे बढ़ती रूसी सेना पर यूक्रेन ने छिपकर हमला किया और गुरिल्ला वॉरफेयर में रूस के 54 आर्टिलरी सिस्टम और कम से कम 35 बख्तरबंद वाहन ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन की सेना ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन अब रूस की सेना से आमने सामने की जंग नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन की सेना अब गुरिल्ला युद्ध करके रूसी धरती का दहन कर रही है। सबूत बीते 24 घंटों में रूस से आई धमाकों के इन तस्वीरों में छिपे हैं। क्या यूक्रेन के यही हमले उसके सरेंडर की वजह बन सकते हैं? क्या नेटो से मिले नए हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत पूरे यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? रूस की चौतरफा बमबारी से परेशान होकर अब यूक्रेन ने नेटो के हथियारों से रूसी ठिकानों पर गुरिल्ला और टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए हैं। इक्कीस जून को यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरियों और ऑयल डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में रूस की 4 रिफाइनरीज को बड़ा नुकसान हुआ। रूस की अफिप, इल्स्की, क्रास्नोदार और अस्ट्राखान रिफाइनरियों में धमाके के बाद आग के बड़े गुबार उठते देखे गए। यूक्रेन ने रूसी सेना के कितने ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, इससे बताने वाला एक नक्शा कीव ने जारी किया है। यूक्रेन डिफेंस का दावा है कि एक दिन में यूक्रेन की सेना ने नेटो से मिले यूएवी और ड्रोन से कम 228 टारगेटेड हमले किए। यूक्रेन डिफेंस ने दावा किया है कि 21 जून की रात उन्होंने डोनेत्स्क ओब्लास्ट में रूस के कई हथियार गोदामों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के निशाने पर रूस के वो हथियार गोदाम थे जहां शाहिद ड्रोन रखे हुए थे। बीते 24 घंटों में डोनेत्स्क ओब्लास्ट के अलावा खेरसोन में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। नाटो देशों से मिले एक खास मिसाइल और नए हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ऑयल और हथियार डिपो पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। ज्यादातर ड्रोन हमलों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन को नेटो से मिले एक खास हथियार ने रूस में तबाही मचा दी। इस हथियार का नाम है GMLRS यानी गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम जमीन से जमीन पर सटीक हमला करता है, लेकिन इससे निकलने वाले रॉकेट और गोले मिसाइलों की तरह सटीक और ताबड़तोड़ हमला करते हैं। खेरसोन क्षेत्र में रूसी सैनिकों की तैनाती वाली जगहों पर गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे गए मिसाइल जैसी शक्ति वाले गाइडेड गोले और सटीक हवाई बमों ने रूस के खेमे में तबाही मचा दी। यूक्रेन को अमेरिका से मिले गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से दागे गए गोले और बम कितने खतरनाक हैं, अब इसका सबसे नया सबूत देखिए। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन और नेटो के हवाई हमलों से बचने के लिए ओसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की 79वीं सेपरेट एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस के ओसा एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर दिया। यूक्रेन ने 24 घंटों में रूस पर जर्मनी से मिले होवित्जर से भी हमला किया। इस बीच नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को नए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। हाउवित्जर के अलावा खार्किव के मोर्चे पर यूक्रेन ने जर्मनी के पैंजर हाउविट्ज 2000 SPG टैंकों से रूस पर गुरिल्ला हमला किया।
यूक्रेन के गुरिल्ला हमले से रूस के रोस्टोव ऑन डोर शहर में भीषण आग लग गई। रूस के कई बिजली सब स्टेशन भी यूक्रेन के टारगेट पर रहे, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उन्होंने रात भर में काला सागर, क्रीमिया और क्रास्नोदार जैसे इलाकों में यूक्रेन के कम से कम 120 ड्रोन मार गिराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को बनाया जा रहा है निशाना और रूसी हमलों की वजह से गंभीर संकट में है यूक्रेन। एनर्जी सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है अब रूस की तरफ से। यूक्रेन के पास नहीं बचे हैं डिफेंस सिस्टम, सिर्फ पैट्रियट सिस्टम के भरोसे ज़ेलेंस्की हैं। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त की। तो देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर संकट मंडरा रहा है। रूस लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। यूक्रेन को अब सिर्फ पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से ही उम्मीद बाकी है। अब तक ज्यादातर मिसाइलें पैट्रियट ने ही नाकाम की हैं। पैट्रियट सिस्टम पर यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती भी है। यह चैलेंज क्या है? पैट्रियट की एक मिसाइल का खर्च $4 मिलियन है। अमेरिका से अगर मदद नहीं मिली तो अंधेरे में डूब जाएगा यूक्रेन। यह भी वो कड़वी हकीकत है जिसे यूक्रेन दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। यानी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार रशिया निशाना बना रहा है, इसी मंशा के तहत कि यूक्रेन को अंधेरे में डुबाया जा सके। ऐसे में अमेरिका क्या उस लेवल पर आर्थिक मदद कर पाने में कामयाब होगा? यूक्रेन की उस हद तक मदद करेगा? यह बड़ा सवाल है, ताकि यूक्रेन को इस अंधेरे से बचाया जा सके, क्योंकि जंग तो लगातार चल रही है और रुकने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं यह पैट्रियट डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यह देखिए, रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है, ईसीएस को डेटा भेजता है, और इंटरसेप्टर का अगर जिक्र किया जाए तो ईसीएस की कमांड पर यह चलता है, मैन्युअली या रिमोट से इसे फायर किया जाता है। लॉन्चिंग स्टेशन की डिटेल आप देखिए, 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों से यह लैस है। टारगेट की लोकेशन यही रिसीव करता है। और इंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन कैसे काम करता है? रडार से आया डेटा ये लॉन्च स्टेशन को भेजता है। इस तरह से ये पूरा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो कि इस वक्त यूक्रेन के बहुत काम आ रहा है, वो काम करता है। उसकी पूरी डिटेल हमने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की इस ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए, इजराइल हमास की जंग से अरब सुलग रहा है और ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। उधर चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस बहुत तेजी से न्यूक्लियर जखीरा बढ़ा रहे हैं और नाटो से सीधी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने धरती के 3 हिस्सों पर महासंग्राम के बिसात बिछा दी है। अठारह 19 जून को पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और शासक किम जोंग उन के साथ 20 से ज्यादा सामरिक समझौते किए। इसके बाद एंटी अमेरिकी खेमे के देश वियतनाम के दौरे पर गए और हनोई में कई सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब रिपोर्ट यह है कि पुतिन अपने घनिष्ठ सहयोगी देश ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद पुतिन का पहला तेहरान दौरा होगा। इस दौरे पर पुतिन तकनीक ट्रांसफर से जुड़े कई समझौते कर सकते हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इस दौरे में ईरान को परमाणु तकनीक भी ट्रांसफर हो सकती है।
अरब इस समय यूक्रेन से भी बड़ा वॉर फ्रंट बना हुआ है। कई देशों में टकराव के आसार हैं और जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सर्बिया से रूस को एक बड़ा झटका लगा है। सर्बिया का हथियार सप्लाई रोकने से इनकार। यूक्रेन पहुंच रहे हैं सर्बियाई सैन्य उपकरण। विदेशी कंपनियों को बेचे गए थे ये गोला बारूद। रूस को हथियार नहीं देने का भरोसा भी दिया गया। तो देखिए, सर्बिया ने दरअसल रूस को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी है और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जो अहम डिटेल्स हैं वो क्या हैं? $855 मिलियन के सर्बियाई सैन्य उपकरण कहां पहुंच गए हैं? यूक्रेन पहुंच गए हैं, जहां रूस लगातार हमले कर रहा है। वो यूक्रेन लगातार इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। दूसरे देशों के जरिए सर्बियाई गोला बारूद यूक्रेन को मिल गए हैं। यहां पर सर्बिया ने रूस की टेंशन बढ़ा दी। सर्बिया ने रूस से भी दोस्ती निभाने का वादा किया है। यानी एक तरफ सर्बियाई हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ वो रूस से दोस्ती का भी जिक्र कर रहा है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का साथ नहीं दिया है सर्बिया ने, और यही रूस के लिए बड़ी चिंता का सबब है। रूस को सपोर्ट किया, लेकिन पश्चिम को गोला बारूद भी बेचा। यानी अपने हितों को ऊपर रखा है सर्बिया ने और रूस को झटका दिया है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुकिक का जो बयान है वो भी हम आपको बता दें क्या है। इस पूरे कंफ्यूजन को लेकर, सैन्य उपकरणों की बिक्री हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, ये दलील दी गई है सर्बिया की तरफ से। हम सीधे रूस यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे हैं, यह भी बताया गया है। अमेरिका, स्पेन, चेक रिपब्लिक की कंपनियों से हमारे करार हैं और उन्हीं करार का पालन करते हुए ये हथियार बेचे गए हैं। हमने कंपनियों को उपकरण बेचे, वो क्या करते हैं इन उपकरणों का, उससे हमें मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर एक टका सा जवाब रूस को दे दिया है सर्बिया ने। और देखिए, अब एक और जंगी मोर्चे की खबर आपको दिखाते हैं। गाजा में इजरायली ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर है। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है आईडीएफ के हमले में 50 लोग मारे गए। टैंक, आर्टिलरी से गोलीबारी का दावा किया गया है। अल मवासी अल शती कैंप पर हमला हुआ है और इसमें 50 लोगों की जान गई है। फिलिस्तीनी मीडिया यह दावा कर रहा है। और देखिए, अदन की खाड़ी में हूती का हमला हुआ है। एक और कमर्शियल शिप को हूतियों ने टारगेट किया है। हूती के हमले में जहाज को कोई नुकसान हालांकि नहीं पहुंचा है, लेकिन हूती एक बड़ी मुश्किल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे रीजन में अदन की खाड़ी में एक बार फिर किया गया है अटैक। देखिए, एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन और दूसरी तरफ हूती का विध्वंस। टारगेट क्या है, हूती की मंशा क्या है, यह जरा आपको बताते हैं। टारगेट देखिए, ज्यादातर कमर्शियल जहाज जो इस रीजन से होकर गुजरते हैं उनको बनाया जा रहा है निशाना। यह इलाका कौन सा है? अदन की खाड़ी का इलाका है, जहां पर हूती एक्टिव नजर आ रहे हैं। असर इससे क्या पड़ा है? समुद्री यातायात बाधित हुआ है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है हूती विद्रोहियों ने। मकसद पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाना है और दूसरा मकसद भी है। दूसरा मोटिव क्या है? गाजा की ओर ध्यान खींचना, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। हथियार कौन कौन से यूज हो रहे हैं? बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 70 हमले हूती विद्रोहियों ने अंजाम दिए। 2 जहाज डूबे हैं, 3 नाविकों की मौत हुई है। ये पूरा डेटा हमने आपके सामने रखा ताकि आप ये जान जाएं कि अब तक इस पूरे रीजन में क्या क्या हुआ है। और बड़ी खबर, फिर आतंक मचा सकते हैं हूती विद्रोही। 7 महीने बाद वापस लौटा यूएसएस आइजनहावर। भूमध्य सागर पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। अदन की खाड़ी में सबसे ज्यादा खतरा है और ऐसे में 7 महीने बाद यूएसएस आइजनहावर का यहां लौटना, क्या इसके बाद हूती और अग्रेसिवली अटैक्स को अंजाम देंगे या फिर उनकी हरकतों पर लगेगी लगाम? ये बड़ा सवाल।
तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। यूएसएस आइजनहावर की वापसी हुई है। आग बरसाएंगे हूती विद्रोही, इसकी आशंका है। 7 महीने बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल लौटा है। यूएसएस आइजनहावर के लौटने से हूती और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। अदन की खाड़ी में कमर्शियल शिप को उन्होंने टारगेट किया है। इसके पीछे एक वजह यह भी मूवमेंट माना जा रहा है। अब तक अमेरिकी युद्धपोत जहाजों का बचाव कर रहा था। हमले रोकने के साथ हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक भी की गई। अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स ने 30,000 घंटे तक उड़ान भरी। यूएसएस आइजनहावर ने 88,000 किलोमीटर की यात्रा की। तो इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल देश की खबरों की तरफ लौट रहे हैं। एक अहम राजनीतिक खबर, भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बीएसपी के अंदर। आकाश आनंद बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक भी बनाए गए हैं। यानी जो जिम्मेदारियां मायावती ने उन्हें पहले दी थी, उन तमाम जिम्मेदारियों से एक बार फिर उन्हें नवाजा गया है। आकाश आनंद को बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये बीएसपी की क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? मायावती क्या करना चाहती हैं आकाश आनंद को लेकर? बड़ा कंफ्यूजन नजर आता है। पहले उन्हें सारे पदों से हटाया गया, इमैच्योर तक कहा गया, और अब फिर वापस वही जिम्मेदारी दे दी गई। वही समझ में नहीं आ रहा समीर। देखिए, 1.5 महीने पहले मायावती ने ये कहकर कि मैच्योर नहीं है आकाश आनंद, और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया था, चुनाव प्रचार से भी हटा लिया था। और जबकि वो लगातार स्टार प्रचारक के रोल में थे, उनके भाषणों को भी दलित समाज के लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बदले हुए राजनीतिक हालात में जब बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई लोकसभा चुनाव में, पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट से घटकर करीब 9.5% के करीब रह गया है, सभी लोकसभा सीटें वो हार गई हैं। अब उपचुनाव में जो अभी दलित के रूप में अगर विकल्प के तौर पर देखें तो चंद्रशेखर रावण, जो कि नगीना से एमपी भी बन गए, नई चुनौती बन गया है मायावती के लिए। उनसे मुकाबले के लिए आकाश आनंद को मायावती ने फिर से वो सारी जिम्मेदारियां दी हैं जो उन्होंने 1.5 महीना पहले ले ली थी। और उपचुनाव लड़ेगी मायावती और उनकी पार्टी। तो ये तय हुआ है आज जो 3 घंटे की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के देश भर के नेताओं को बुलाया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और आप TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। हरियाणा अब बदलाव के लिए तैयार है। नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नीट की परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। ये तमाम बातें TV9 भारतवर्ष से के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही हैं हुड्डा ने। TV9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रोहतक से वरिष्ठ सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। इस बार उनकी 5वीं ओथ होने वाली है। हुड्डा जी, कांग्रेस ने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हरियाणा के रिजल्ट्स बड़े अप्रत्याशित थे, अलग थे। आप लोगों को 48% लगभग मत मिला। ये हरियाणा में टर्न अराउंड कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भी एक बार फिर सभी हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा वासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया। जैसे आपने कहा कि 48% लगभग हमें जो मत प्रतिशत मिला, और ये मत प्रतिशत ना सिर्फ हरियाणा के इतिहास में 1984 के बाद मिलने वाला सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मत प्रतिशत है, लेकिन देश के 28 राज्यों में इस चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला सबसे ज़्यादा, किसी भी राज्य के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार हरियाणा में मिला। ना तमिलनाडु में, ना कर्नाटक में, ना केरल में, ना तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी होती थी। सबसे ज़्यादा विपक्ष को अगर कहीं मत प्रतिशत मिला तो 48% हरियाणा में मिला। एक और खासियत इस बार इस चुनाव में, इस जनादेश में हरियाणा में ये रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, जो हमारे विधानसभा सेगमेंट्स हैं, कांग्रेस के मत प्रतिशत में हरियाणा में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई 2019 के मुकाबले में, और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई 90 की 90 विधानसभा सेगमेंट्स और 10 के 10 लोकसभा सीट पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ओवरऑल 20% का इजाफा हमारे मत प्रतिशत में हुआ। 20% कोई कम स्विंग नहीं है, और इसका कारण मुख्यतः ये रहा कि जो डबल इंजन की सरकार
जिन वायदों के साथ लोगों की जो आशाओं के साथ सरकार 2014 में बनी ऊपर और नीचे, 10 साल की कुशासन के बाद लोग इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो गए। लोगों ने देखा कि 10 साल के बाद इनके डबल इंजन के 2 इंजन ही दिखाई दे रहे हैं। डब्बे धीरे धीरे छूटते गए, नौजवानों का डब्बा छूट गया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। विकास का डब्बा छूट गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। किसान का डब्बा छूट गया, किसान पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ इस सरकार में। आपने देखा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें तक भी चली गई। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमारी बेटियों का डब्बा, हमारे खिलाड़ियों का डब्बा, महिलाओं का डब्बा तब छूटा जब आपने देखा बेटियों पे इतना अत्याचार हुआ और जब उन्होंने अपने न्याय मांगा अपने लिए, तो सरकार ने उनके साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय। आप रेसलर्स की बात कर रहे हैं? मैं रेसलर्स की बात भी कर रहा हूं। और हरियाणा के अंदर भी एक हमारे संदीप सिंह मंत्री आरोपी मंत्री हैं, उनके खुद के महकमे में एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन आज तक वो कैबिनेट में बने हुए। ये अहंकार सरकार का। तो काम हुआ नहीं हरियाणा में। तैयारी कैसी है हरियाणा की? हरियाणा में पूरी तैयारी है। पिछले 10 वर्ष से हम सड़क पे हैं। आप पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, हम 10 वर्ष में हमने लगातार सड़क पर रह के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। जेजेपी एक फोर्स बन के उभरी थी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई है। तो आपको लगता नहीं कि जेजेपी अभी भी जिसे कह सकते हैं रंग में भंग कर सकती है? जब जेजेपी ने अपने मतदाता से विश्वासघात करके 2019 में भाजपा को समर्थन देने का काम किया था और दोबारा से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया था, उसी समय मैंने एक बात कह दी थी, क्योंकि इनका जेजेपी का नारा था 2019 में, आपको याद होगा, कि अब की बार भाजपा जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी जमुना पार, भाजपा 40 पे रुक गई थी, मगर जेजेपी ने जमुना पार से भाजपा को पकड़ के जमुना में डुबकी लगा के चंडीगढ़ में इनकी सरकार दोबारा बनवाई। और तभी मैंने चुनौती दे दी थी जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, कि आपकी किसी सीट से जमानत नहीं बच पाएगी। आने वाले समय में इतना बड़ा विश्वासघात आपने अपने मतदाता के साथ किया। और आज आपके सामने हरियाणा में जेजेपी, आईएनएलडी, ये पार्टियां, हरियाणा आज जनाधार इनका बचा नहीं। 2 तरह के मुकाबले हरियाणा में आप देख सकते हैं इस चुनाव में, और आगे भी ये दिखेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला, और दूसरा जेजेपी, आईएनएलडी का और नोटा का मुकाबला। अच्छा, इनका नोटा का मुकाबला चल रहा है। नोटा इस बार आगे निकल गया थोड़ा, तो नोटा और इनका आपस का मुकाबला विधानसभा में भी देखने को। कोई अलायंस नहीं करेंगे? कांग्रेस अपने पाँव में खड़े, कांग्रेस सक्षम है। कांग्रेस हरियाणा की 90 के 90 सीटों पे स्वयं हम मजबूत हैं, स्वयं सक्षम है। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव विधानसभा के लड़ेगी। दीपेंद्र जी बताइए, ये आप लोगों के लिए अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक अग्निवीर की बात है, ये भी एक जो है, कहाँ से इस योजना लेके आए, हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, देश की सरकार से भी। ना तो ये भाजपा घोषणा पत्र में था, ना ये देश की सेना मांग कर रही थी, ना ये देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना किसी देश के कोने से कोई व्यक्ति मांग कर रहा था। तो ये योजना, अग्निवीर योजना आई कैसे, जिससे आज ये साबित हो गया। आपने देखा होगा फौज की इंटरनल रिपोर्ट आई कि इससे जो देश के सैनिक हैं उनका मनोबल भी गिर गया, और इस पर पूर्ण विचार किया जा रहा है सरकार द्वारा। कई पहलू हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई फौज को नुकसान हुआ है, तो देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान इसका जो है हरियाणा के नौजवानों को भी हुआ है। हरियाणा जैसे प्रदेश जहाँ से होगा आप लोगों के चुनाव में हरियाणा में, निश्चित तौर से बड़ा मुद्दा रहेगा। ट्रेडिशनली यहाँ से बहुत भर्ती होती है हरियाणा में, हर साल औसतन 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में देश की फौज में, वो घटकर 900 रह गई अग्निवीर योजना के बाद। वो 900 भी अग्निवीर, जिनमें से 225 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे। कहाँ 5,500 पक्के फौजी हरियाणा से हर साल लिए जाते थे, और कहाँ 225 पक्के फौजी हरियाणा से लिए जा रहे हैं अग्निवीर के बाद। आप सोच सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा होगा। आप बड़े कॉन्फिडेंट है हरियाणा को लेके, लेकिन आपकी पार्टी से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी किरण चौधरी, उनकी बेटी छोड़ के चली गई। लेकिन आप ये भी देखिए कि ज्वाइन भी कर रहे हैं, और ज्वाइन कितने कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष में, मतलब कम जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, पिछले 1-1.5 वर्ष में 40, जिनमें पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व मंत्री, 40 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं भाजपा छोड़कर। जिनमें 3 विधायक कभी जिन्होंने
कांग्रेस जिन्होंने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस सरकार को समर्थन देने का काम किया, निर्दलीय एक मौजूदा सांसद ज्वाइन हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये जो इतनी बड़ी स्तर पर कांग्रेस के अंदर भाजपा छोड़ छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, ये तो स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है आपको। हरियाणा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से कोई ना कोई लीडर ज्वाइन ना हुआ हो कांग्रेस पार्टी में पिछले 1 वर्ष की ये बात। बाकी किसी का व्यक्तिगत आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ किसको कहाँ लेके जाता है, वो तो मैं समझता हूँ लोगों ने तो बता दिया, लोगों ने तो एक स्वर में बता दिया कि आज लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोकसभा का नतीजा ये दर्शाता है। इस बार का मैंडेट बड़ा अजीब है। एक पार्टी है सत्ता में है, खुश नहीं है। एक पार्टी है वो गठबंधन है, उसे सत्ता नहीं मिली फिर भी बहुत खुश है। ये कैसा मैंडेट है? मैं आपका जवाब दूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं प्रजातंत्र की जय हो। ये प्रजातंत्र का लोगों ने अपने मत से देश के संविधान को और इस हमारे देश की प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। इसी में लोगों की जय भी बोलना चाहता हूँ, भारत के लोगों की, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की जय। लोगों ने एक बहुत अच्छा जो ये संदेश दिया है, ये जो जनादेश दिया है, भारतीय राजनीति में संतुलन दोबारा से स्थापित करने का लोगों ने काम किया। और ये मैं ज्ञात रहे कि जो सरकार बनी है, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। ये सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। देश के विपक्ष के चेहरे पे एक चमक आई है। तो ये नैतिक बल जो हमें मिला है, ये करिश्माई होगा और इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम देश के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, संसद के अंदर जाके अग्निवीर जैसी योजनाओं को वापस करने की बात कहेंगे, तो उस तरीके से दरकिनार हमारी बात को नहीं किया जा सकेगा जैसे पहले जो पिछले 10 साल में आपने देखा 3 कानून, ऑर्डिनेंस से आगे किसान के कानून। अब सरकार तानाशाही का अपना रवैया, सरकार को बदलना होगा और नहीं बदलेगी सरकार तो और सरकार को मुंह की खानी होगी। मैं मानता हूं कि ये जनता जनार्दन की जय, देश के प्रजातंत्र की जय, देश के संविधान की जय, ये इस जनादेश का असली अर्थ। दीपेंद्र जी, क्या नीट कांग्रेस के लिए 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये केवल बिल्कुल उठाएंगे। और ये केवल एक नीट की बात नहीं है। आप पेपर लीक घोटालों की बात आप देखिए, पूरे देश में एक नेक्सस बन गया पेपर लीक घोटालों का। हरियाणा में 33 पेपर लीक हुए अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के समय। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले, आज पूरे देश के अंदर जो नेक्सस बना है भारतीय जनता पार्टी, ये व्यापम से शुरू होकर पूरे देश में फैला है। तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश के नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा आज किया जा रहा है ये पेपर लीक के माध्यम से, और नीट उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये देश के नौजवान का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस दिन ये नीट के घोटाले की बात आई और पेपर लीक की बात और तथ्य सामने आने लगे, बिहार से तथ्य सामने आने लगे, बहुत से लोग इसके अंदर, उसी दिन अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसको कैंसिल करके दोबारा से पूर्ण से ये एग्जामिनेशन को कराने के ऑर्डर देने चाहिए थे, आदेश देने चाहिए थे। लेकिन जितना डिले कर रहे हैं उतना मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और जब दाल में कुछ काला है तो नैतिक जिम्मेदारी मंत्री जी की। दीपेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।